दोस्तों, एक माँ जो अपने बेटे की 3 बार शादी करवाती है, लेकिन तीनों बार उसका डाइवोर्स हो जाता है। दोस्तों, पहली रात के बाद अगले दिन सुबह दुल्हन तलाक ले लेती थी और चौथी बार सच्चाई जानने के लिए उस लड़की की माँ रात को खुद दुल्हन बनकर जब उसके कमरे में बैठ जाती है, फिर उसके बाद जो भी कुछ होता है उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। आखिरकार दोस्तों, उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक रात के बाद ही सभी दुल्हन तलाक ले लेती थी और वहां से चली जाती थी। और उस रात माँ ने उसके कमरे में ऐसा क्या देखा था कि उसके होश उड़ गए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। दोस्तों, उस लड़के की माँ बताती है कि आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको मैं भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगी, क्योंकि मेरा बेटा हमारे परिवार का एकमात्र वारिस था और हम लोग बड़े लाड प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किए थे। इसीलिए किसी को ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात जितनी तेजी से नजदीक आ रही थी, मेरा दिल उतना ही तेजी से धड़क रहा था और मुझे बहुत चिंता भी हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अक्सर मुझसे बोला करती थी कि माँ, अगर आज भी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने उससे कहा कि बेटी, मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं तो पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो घर पर मेहमान भी आ चुके थे। पिछली बार महामारी के कारण हम लोग सबको आमंत्रित नहीं कर पाए थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार लोग उत्साह के साथ आए हुए थे। इसीलिए पिछली शादी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा उस दिन क्या हुआ था कि मेरी बेटी की दूसरी शादी करनी पड़ रही है। मेरा बेटा भी बहुत खुश था। उसे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी ये दूसरी पत्नी पहली पत्नी से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी उससे छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दियों का मौसम था, इसीलिए सारे मेहमान घर पर थे। शादी का नाच गाना घर के बाहर दरवाजे पर चल रहा था। लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है कि उसे दूल्हे के कमरे में अभी नहीं भेजना चाहिए। दरअसल मेरी जेठानी भी बाल की खाल खींचने में बहुत तेज थी, इसीलिए मैं बिना कुछ बोले दुल्हन को अपने बेटे के कमरे में ले गई। फिर उसको कमरे में छोड़ने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सारे मेहमान अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि कब सुबह हो जाए। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे मेरे बेटे के कमरे से एक जोरों की चीख की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मैं तो समझ ही गई थी कि अब क्या होने वाला था। उसके बाद बार बार चीख सुनाई देने लगी। वो एक लड़की की आवाज थी और वो लड़की कौन थी मैं बहुत अच्छे से जानती थी। शोर की आवाज सुनते ही सारे मेहमान धीरे धीरे जागने लगे। अचानक मेरे बेटे का कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर निकली। उसके कपड़े अस्त व्यस्त बिखरे हुए पड़े थे। बाहर निकलकर वो घर से बाहर भागते हुए चली गई और कुछ औरतें उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी और फिर उससे पूछने लगी कि बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। लेकिन वो कुछ बताती उससे पहले ही बेहोश हो गई। अगर कोई बेहोश होता है तो उसके ऊपर पानी छिड़कने से वो होश में आ जाता है, लेकिन मेरी बहू पानी डालने के बाद भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ चुका था और मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। फिर हम लोग उसे अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को फोन करके वहां पर बुला लिया। वो सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ और मैं बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। अस्पताल में इधर उधर घूम रही थी। मैं घर आकर अपने बेटे से पूछना चाही कि अब उसने उसके साथ क्या कर दिया है, तो वो अपने कमरे में नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कमरे की हालत एकदम नॉर्मल थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहां पर कुछ टूटा होगा। लोगों के सवाल से बचने के लिए मेरा बेटा अरविंद घर से कहीं बाहर चला गया था। फिलहाल तो मुझे मेरी बहू की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे बाद अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दिया। तो मेरी बहू मेरे घर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी, तुम्हारा ससुराल है, तुम चले जाओ। मैं भी अपनी बहू को बहुत समझाई कि बेटी, सुबह मुंह दिखाई की रस्म है, वो सब हो जाने दो, उसके बाद तुम अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन उसने मेरी बात सुनी
और मेरी बात को नहीं मानी। मेरी बहू बोली कि भाड़ में जाए आपकी रस्में, आपके घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। बहू ने वहां पर अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। ये सब तो बहुत पहले भी हो चुका था। जब अरविंद की पहली शादी हुई थी तो मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वो भी इसी की तरह कमरे से भागते हुए आई थी और मेरे बेटे का शकल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी दूसरी बहू के घर वाले भी मेरे बेटे को ढूंढ रहे थे। उसको बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि वो हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या किया है जो वो इतना परेशान हो गई है। अरविंद अब घर आ चुका था। सारे लोग उस पर सवालों के बौछार कर रहे थे, लेकिन अरविंद कोई जवाब नहीं दे रहा था। थक हार कर सब लोग चुप हो गए। लड़की के घर वाले भी अरविंद को धमका कर चले गए और अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर चले गए। घर पर अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सारे मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़े थे, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, इसीलिए ये सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ रही थी। घर में आए रिश्तेदारों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना दी थी। सभी लोगों के कानों में कानाफूसी चल रही थी। अरविंद को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था तो कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन सच्चाई क्या थी ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि ऐसा क्या था कि शादी की पहली रात थी, मेरी सभी बहुएं चिल्लाते हुए भाग जाती हैं। मेरी बहू ने भी तो मुझे नहीं बताया। मैं सोची कि शायद मेरी बहू अपने घर वालों को कुछ बताई होगी। यही सब जानने के लिए मैं अपने बहू के घर वालों को फोन कर दी, तो फोन उसकी माँ ने उठाया था। मैंने अपनी बहू का हालचाल पूछा तो उधर से जवाब आया कि मेरी बेटी अभी ठीक नहीं हुई है और खबरदार जो आप लोग अभी इसको फोन किए। इतना कहने के बाद उस लड़की की माँ फोन रख देती है। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर मेरे बेटे में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि उसकी पत्नी डर कर पहली रात ही भाग जाया करती थी। दोस्तों, वो महिला बताते हुए कहती है कि मेरा बेटा अरविंद बहुत सीधा साधा लड़का था और बहुत कम बोलने वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई हरकत भी नहीं थी जो एबनॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान था, इसीलिए मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन हमारे इतने लाड प्यार देने की वजह से वो बिगड़ा नहीं था। वो अपनी सुंदरता पर घमंड करता था। उससे पहनने ओढ़ने का शौक था। वो अच्छे अच्छे ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करता था। पढ़ाई में भी अच्छा था और नौकरी भी समय पर पा लिया था। अपनी बहन के लिए वो एक जिम्मेदार भाई था। कोई गलत संगति भी नहीं थी, कोई नशा भी नहीं करता था, कोई गलत काम भी नहीं करता था। लेकिन ये जो उसके साथ 2 बार से हो रहा था, पता नहीं मेरे बेटे के अंदर क्या कमी थी। ये बात मुझे पता करना था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब अरविंद एकदम से नॉर्मल हो गया था। तो इस बार मैंने सोचा कि अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे ये बात बताए कि आखिर सुहाग रात के दिन कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि उसकी पत्नियां भाग जाती हैं। दोस्तों, अरविंद की दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका था और उसकी मां कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए तीसरी पत्नी ढूंढने लगी थी। मैं लड़की के घर वालों को बताई थी कि मेरे बेटे की पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी कुछ दिन रही थी और थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा था। उसके बाद लड़की वाले शादी करने के लिए राजी हो गए थे। फिर हमने धूमधाम से अपने बेटे की शादी तीसरी बहू से करा दी। उसका नाम रश्मि था। रश्मि को रात को मैं अरविंद के कमरे में ले गई और उसे बेड पर बैठाते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिया और मैं उससे बोली कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तब रश्मि मुझे आश्चर्य से देखने लगी और सोचने लगी कि भला ऐसी कौन सी बात है जो मेरी सासू माँ को अभी करनी है। दोस्तों, वो कहती है कि मैं रश्मि को समझाते हुए कही कि बेटा, अरविंद इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है कि मेरा बेटा कुछ तुम्हारे साथ अजीब हरकतें करे, हो सकता है कि तुम्हें डराने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। फिर उसके बाद रश्मि ने कहा, सर हिला दिया कि हाँ ठीक है, मैं नहीं डरूंगी। उसके बाद दोस्तों, वो महिला बताती है कि मैं अपने कमरे में आकर सो गई थी, सोफे पर लेट गई थी और श्रुति अपनी बेटी को कमरे में भेज दिया था। उससे कहा था कि जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कुछ कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं। आप सारी समस्या का हल सादे ही समझती हैं। आपको किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी और मैं चुपचाप लेटी हुई थी और मन में भगवान को याद कर रही थी।
लेकिन आखिरी में वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि भी पहले की बहू की तरह चिल्लाते हुए बाहर आई और घर से भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे से तैसे समझाकर उसको शांत किया। फिर जब वो शांत हुई तो वो बोली, आपको अपने बेटे की मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेती तो आज आपके बेटे के साथ ऐसा नहीं होता और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद रश्मि अरविंद को छोड़कर चली गई। अब दोस्तों दूसरे दिन रश्मि के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम लोग ये काम अदालत से भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों वो महिला बताती है कि इस बात को सुनकर मैं सदमे की हालत में सोफे पर बैठ गई, क्योंकि अब मजबूरी में भी अरविंद को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके बाद अरविंद के एक एक हरकत पर मैं नजर रखने लगी कि शायद कुछ मुझे ऐसा सबूत मिल जाए ताकि मैं अपना दिमाग लगा सकूं और सच को जान सकूं। लेकिन उसके हाव भाव से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कुछ एबनॉर्मल भी है। वो एकदम से नॉर्मल लड़कों की तरह था। मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मैं बहुत तंग आ चुकी थी और तंग आकर अरविंद के दोस्तों को फोन करने लगी और उनसे पूछने लगी। उसके दोस्त का नाम नितिन होता है। तो उसकी माँ नितिन से पूछती है कि नितिन, तुम अरविंद के खास दोस्त हो, मुझे अरविंद के बारे में बताओ। क्या वो तुमसे कुछ छुपाता है? अपने जीवन के बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बात बताया होगा। लेकिन ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसने अपने दोस्त को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अरविंद की चौथी शादी करवाने के लिए मैंने सोचा और इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं सच जानकर ही रहूंगी। लड़की बहुत गरीब घर की थी। मैंने शादी से पहले लड़की को सारी बात बता दी। पहले तो लड़की डर गई थी। फिर मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाऊंगी। तो वो बेचारी लड़की शादी तक करने के लिए तैयार हो गई थी। उस लड़की का नाम सुमन था। वो बहुत संस्कारी थी। शादी मंदिर से हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि जब रात गुजरी थी तो अगले दिन सुबह मैं दरवाजा खोलने के लिए गई थी तो दरवाजा खटखटाई, लेकिन दरवाजा कोई खोलने वाला नहीं था। बहुत परेशान थी क्योंकि कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। मैं दरवाजे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे के अंदर जो मेरी बहू थी वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अरविंद घर में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो कहीं बाहर गया हुआ था। शायद वो बाथरूम में गया हुआ था। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से ये बेहोश हो गई है। उसके शरीर पर किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं था। अरविंद भी बहुत ज्यादा परेशान था इन सब चीजों को लेकर। फिर उसके बाद डॉक्टर चले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसे जल्दी से होश आ जाएगा। तो कुछ देर बाद सुमन को होश भी आ गया था। होश आते ही वो बाहर की तरफ भागने लगी और बोली कि मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना है। फिर मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया और उसको रोका और उससे बोली कि सुमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अरविंद के बारे में मुझे बताओगी। लेकिन दोस्तों सुमन हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली कि मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अरविंद मुझे और मेरे भाइयों को मार देगा। इतना कहकर सुमन चली गई और मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन अरविंद के खाने में मैं नींद की गोली मिला दी और डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। डॉक्टर अरविंद का कुछ सैंपल लेकर चले गए और बोले कि जैसे ही रिपोर्ट आता है मैं आपको बता दूंगा। और फिर मैं बेसब्री से अरविंद के रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का कॉल आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा आश्चर्य हो गई कि अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी के पहले रात ही उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं। ये सब सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था और कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। उनको सच्चाई का कुछ पता नहीं था। उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी बेटी को ले जाने आई हूँ। मुझे देखते ही सुमन डर गई, मेरे पास ज्यादा नहीं बैठी और कमरे के अंदर चली गई। मैं भी सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मैंने सुमन का हाथ जोड़ा और उससे विनती की कि सुमन, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। एक माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मुझे मना मत करना। लेकिन सुमन किसी भी तरीके से कुछ बातों को मानने के लिए राजी नहीं थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। लेकिन तुम मेरी एक मदद तो कर सकती हो ना। आज रात को तुम मेरे बेटे के कमरे में जाना और मैं खुद ब खुद सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो दोस्तों सुमन डरने लगी थी, लेकिन फिर उसके समझाने पर वो तैयार हो गई। सुमन को अपने घर से वो ले आई और बेफिक्र होकर सुमन को दुल्हन बनाकर अरविंद के कमरे में बैठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि सुमन घर पर आई है, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, मैं बाहर घर से जा रही हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया, फिर फोन काट दिया। मैं अरविंद के कमरे में छुपकर बैठ गई
और आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और अरविंद कमरे के अंदर आया। उसने एक नज़र सुमन पर डाली और बाथरूम में चला गया। सुमन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जैसे अभी उठकर वो भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक कर उस समय का इंतजार करने लगी थी। तभी अचानक बाथरूम से किसी और के चीखने की आवाज़ आने लगी। सुमन थर थर कांपने लगी। मैं भी हक्का बक्का हो गई, क्योंकि बाथरूम में अरविंद अकेला था। फिर अंदर से औरत की आवाज़ें कैसे आने लगी थी। जब अरविंद बाहर आया तो वो औरत के कपड़े पहने हुए था, चेहरे पर अलग राहत का मेकअप किए हुए था, एकदम से डरावनी आंखें बनाए हुआ था और बोल रहा था कि मैंने कहा था ना कि मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, अब अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसते हुए अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा और सुमन दौड़कर मेरे पास आ गई। मैं भी अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी कि अरविंद क्या हुआ, तुम होश में तो हो ना। तब अरविंद बोला कि कौन अरविंद, मेरा नाम परमिला है। सुमन मौका देखकर कमरे से बाहर भाग गई। मैं भी बाहर आके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया और अरविंद की सारी बात बता दी। तब डॉक्टर बोले कि अरविंद पर किसी पागलपन का दौरा पड़ रहा है, थोड़ा अपने प्यार और दवा करने की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस चीज की वजह से अरविंद को पागलपन का दौरा पड़ रहा था, उस चीज का पता लगाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी था। फिर नाश्ता करते हुए सुमन बोली कि मुझे लगता है कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। मैं उसके सर पर प्यार से हाथ फेरी और बोली कि यह भी तो तुम्हारा ही घर है, इतना सब देखने के बाद आप यहाँ से कैसे जा सकती हो। फिर मेरे बहुत समझाने पर अपने घर के हालातों को देखकर सुमन रुकने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे ही 10 बजा, मैं डरते हुए अरविंद के कमरे का दरवाजा खोली और अरविंद एकदम से नॉर्मल लग रहा था। फिर वो मुझसे बोला कि माँ, मेरे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया था। मैंने बात को टाल दिया और अरविंद ऑफिस चला गया। फिर मैं अरविंद के कमरे में गई। मुझे ज़्यादा छानबीन नहीं करनी पड़ी। अरविंद के कमरे में एक किताब पड़ा हुआ था जिसमें परमिला की कहानी लिखी हुई थी। परमिला का पति शादी के दूसरे दिन ही दूसरी शादी कर लेता है, जिससे वो सदमे में चली जाती है। और वही उपन्यास पढ़ते पढ़ते अरविंद उसके कैरेक्टर में घुस गया था। ये सारी बात मैं फौरन ही डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, अरविंद ठीक हो जाएगा, सारी किताबें उसके कमरे से बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे 3 महीना बीत गया और अरविंद एकदम से नॉर्मल हो गया था और धीरे धीरे अरविंद और सुमन एक हो गए थे और दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।